मैं तो अब इनका नाम भी नहीं लेता, मैं तो फर्जीवाल बोलता हूं। कल ये बोला गया कि उस व्यक्ति ने बोला युग पुरुष ने कि करप्शन मुद्दा नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, करप्शन मुद्दा नहीं है, कम से कम इतना नीचे तो मत गिरिए कि आपने ये कह दिया कि करप्शन ही मुद्दा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को जब हम देखते हैं तो मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। एक ख्याल ये भी आता है कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। शुरू में क्या क्या कह कर के आए थे, कैसे कैसे सपने इस देश को और देश में भी और विदेशों में भी अलग अलग सेक्टर के जो लोग थे उनको आकर्षित करने के लिए भी, अपने साथ लाने के लिए भी, और एक पूरा जिसको कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था लेकिन बाद में एक पूरा काफिला जुड़ गया। और फिर बाद में हमने ये भी देखा कि वो काफिला बिछुड़ भी गया, धीरे धीरे करके सबके मोह भंग होते गए और वो इनसे अलग होकर के फिर से अपनी दुनिया में चले गए। और उसके बाद जो दृश्य और परिदृश्य हमारे सामने हैं वो तो एक पूरी पीढ़ी को हताश और निराश करते हैं कि अगर किसी उम्मीद की मौत हो जाए तो उसके बाद कैसा आलम रहता है, घर में भी, समाज में भी और देश में भी। कुछ वैसा ही आलम इस समय अरविंद केजरीवाल को देख करके, इनके संगी साथियों को देख करके लोगों के मन में चल रहा है। जो शुरू हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो एक लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय इनके बहुत सारे संगी साथी थे जो अपने पेशे छोड़ करके और अच्छे खासे पेशे छोड़ करके इनके साथ आ गए थे उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए। एक उम्मीद सी दिखाई दी थी, एक लो दिखाई दी थी, लेकिन उन्होंने भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि जो कुछ ये हो रहा है रजत पटल पर, वो सिर्फ लोगों को लुभाने भरमाने के लिए है। एक्चुअल में इनके इरादे कुछ और हैं। ऐसे ही इनके शुरू से ही संघर्ष के साथ ही रहे कुछ लोगों से मैं बातचीत करने के बारे में सोच रहा था, और ये संयोग है डॉक्टर मुनीश रायजादा, जो वैसे तो अमेरिका के शिकागो में प्रैक्टिस करते हैं लेकिन इन दिनों भारत आए हुए हैं। तो मेरा संपर्क हुआ और मैंने उनको जोड़ करके बातचीत करने का फैसला किया। इससे पहले भी डॉक्टर मुनीश रायजादा मेरे प्रोग्राम में अलग अलग विषयों पर जुड़ते रहे हैं। तो जोड़ लेते हैं मुनीश रायजादा जी को और उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद ओंकार जी। मुनीश जी, ये हुआ क्या है वैसे, अगर बिल्कुल शुरू में जाएं तो जिस समय आप लोग अरविंद केजरीवाल से जुड़े थे तब क्या सोच करके जुड़े थे और किस तरह की बातें ये किया करते थे उस समय? थोड़ा सा शुरू का बताइए जरा। जी, अन्ना आंदोलन को अब 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। 2012 में आम आदमी पार्टी बनी थी, 2011-12 में ये सब हुआ, अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, और 2011 में, और उसके बाद ही पॉलिटिकल पार्टी बनी। पीछे मुड़ के देखते हैं तो हताशा इसलिए भी ज्यादा होती है कि अगर आपको समाज के साथ धोखा करना ही था तो इतनी बड़ी बड़ी नैतिक मर्यादा वाली बातें क्यों की गई। अब मैं ओंकार जी कल ही की बात पे जाता हूं। जी। कल ही, मैं तो अब इनका नाम भी नहीं लेता, मैं तो फर्जीवाल बोलता हूं, और कभी गलती से निकल भी जाता है नाम, क्योंकि ये मेरी सामाजिक कमिटमेंट है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको हमने अपना उसूल बनाया हुआ कि उस गलत को गलत बोलेंगे, चाहे लोग पार्टी बेसिस पे कितना बटे ना बटे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया उसने गलत किया, नैतिकता के आधार पर गलत किया, तो उसका पूरा विरोध करेंगे, अंत तक विरोध करेंगे। कल ये बोला गया कि
उस व्यक्ति ने बोला, युग पुरुष ने, कि करप्शन मुद्दा नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, करप्शन मुद्दा नहीं है। दिल्ली में स्वास्थ्य एवं स्कूल या एजुकेशन का काम ठप न हो जाए, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने उनको अरेस्ट करवाया। कम से कम इतना नीचे तो मत गिरिए कि आपने ये कह दिया कि करप्शन ही मुद्दा नहीं है। आप ये कहिए कि ठीक है, सीबीआई जांच करेगी, हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, हमें आस्था है। और आप ये कह सकते हैं कि भाई आप अपने साथी के लिए कि भाई वो, मुझे पूरा विश्वास है कि स्वच्छ निकल के आएंगे, बाल बांका भी नहीं होगा। तब तो समझ आता है कि आपके कुछ कुछ कमिटमेंट है समाज देश के प्रति। आपने संविधान की शपथ ली हुई एक पद पर बैठ के। तो पीछे मुड़ के देखें, जैसा आपने पूछा, ये शो करता है कि व्यक्ति में ही खोट था। ये जो बातें की गई, जन लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये सब प्रपंच था, ये सब छल था, कपट था। अगर आपको दिल्ली के सीएम बनने की इतनी थी, वो आपको इतनी वो थी तड़फ, तो आप ये कह देते कि मुझे तो दिल्ली का सीएम ही बनना है, अल्टीमेटली मुझे देश नहीं बदलना। व्यवस्था परिवर्तन और देश परिवर्तन करने की बातें बड़ी बड़ी की गई। और देखिए ध्यान दीजिए कि जब जनता ने हमें, यानी कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, 70 में से 67 सीटें तो उन्होंने थमा दिया आपको। बिल्कुल सही उन्होंने है। 67 सीटें थमा दी आपको। जबकि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में जब चुन के आते हैं तो टिकटें शुरू से बिकती हैं, उसके बाद खेल पूरा होता है। बिकॉज पॉलिटिक्स इज एन एंटरप्राइज टुडे। पॉलिटिक्स एक धंधा है, ये बिजनेस है। तब भी जनता ने सोचा कि ठीक है, 65-67 सालों के बाद एक पार्टी कम से कम व्यवस्था परिवर्तन, ईमानदारी की बातें करती है, तो कुछ निकल के आएगा। उन्होंने बिना किसी क्वेश्चनिंग किए, लाग लपेट के, उन्होंने सीधी 67 सीटें आपको पकड़ा दी। और उसको हमने वापस क्या दिया? हमने क्या दिया उनको कि मुख्यमंत्री बनते जितेंद्र तोमर को हमने हटाने से मना कर दिया, विलफुली। हिंदू और मुसलमान की राजनीति में घुस गए। और अब तो खैर आप देख ही चुके हैं, सीटें भी बिकती हैं, सीटें हमारी आम आदमी पार्टी में सीटें बढ़ती हैं, हाईकमांड कल्चर पूरी ओवरटेक कर चुकी है, और आंतरिक लोकपाल जिसकी बातें होती थी। अगर हम व्यक्तियों पे भी जाए, व्यक्तियों में तो जो मनीष सिसोदिया है, इनका भी शुरू से एटीट्यूड ऐसे ही था, जो व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक एंड व्हेन यू ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, जी, उनको ये लगा कि ये तो देश हमारे पीछे है, देश की प्रॉब्लम है, ये इनकी प्रॉब्लम है कि ये हमें समर्थन दे। हम तो बदलाव के वाहक हैं, वी आर द मैसेंजर्स फॉर द चेंज, एंड ये नेशन की मजबूरी है, ये हमारे पीछे पड़े हुए। जनता को बदलाव चाहिए, हमें कोई लेना देना नहीं। तो शुरू से इस प्रकार से काइंड ऑफ इनडिफरेंट, इनसेंसिटिविटी, ये मानना कि भैया ये तो जनता ने हमें समर्थन देना ही, उनके पास विकल्प नहीं, इस किस्म के एटीट्यूड थे। जब देश नारे लगाता था, आप ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज में देखिए, मयंक गांधी स्पष्ट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज में मयंक गांधी ने स्पष्ट कहा है, कोटिंग फर्जीवाल, कि उन्होंने मयंक को कहा कि मयंक, हमें सोचने समझने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें तो देशभक्ति के नारे, भारत माता की जय बोलने वाले लोग चाहिए। तो आप क्या समझ सकते हैं उस वेब सीरीज में अंदर की कितनी बातें बताई गई हैं, और वो शुरू के दिनों की भी हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अंदर की कहानियां, स्वामी अग्निवेश ने जो बातें बताई हैं, वो तो वास्तव में मीडिया में है ही नहीं आज की तारीख में। तो कुल मिला के जो कोटरी थी इनकी, संजय सिंह जो छुटभइये नेता हैं, दलाली करते हैं टिकटों की, आज भी करते हैं, और अब तो सब भर चुका है खजाना इनका, जेट पे चलते हैं लोग। तो देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, देश की जनता के साथ धोखा हुआ है। और आपने भूमिका ठीक बांधी है ये बताते हुए कि किस प्रकार से समाज आहत होता है। कितने एनआरआईज आए थे, ओवरसीज लोग आए थे, भारत के लोग तो जुड़े ही थे। तो ये बात है ओमकार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि शुरू में जब सब लोग इकट्ठा हुए थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाने की बात आई थी, तब किस तरह की बातें करते थे? ये इनके पास रोड मैप क्या था, और इसके लिए फंड कहाँ से जुटाएंगे? क्योंकि पैसे की जरूरत तो घर से बाहर निकलते ही शुरू हो जाती है। तो कोई भी आप मुहिम चलाएं तो उसके लिए धन भी जुटाना होता है। तो क्या रोड मैप था उस समय,
उस समय ये बिल्कुल ईमानदारी की ही बातें करते थे। करप्शन के खिलाफ अगर मुहिम है तो करप्शन में खुद लिप्त हो जाएंगे आगे जाकर के, ये तो आप में से किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। पर शुरू में किस तरीके से ये बात करते थे, क्या था इनके दिमाग में, रोड मैप क्या था? रोड मैप इनका वास्तव में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता वेब सीरीज में जो पुराने लोगों से बातचीत की हमने, स्वामी अग्निवेश, पुष्पेंद्र चौहान, जो कि काफी शुरू में अलग हो गए थे, कपिल मिश्रा, अब यद्यपि वो बीजेपी में, आज तो अपन कह सकते हैं कि नहीं वो तो बीजेपी के व्यक्ति है, बट उस वक्त तो बीजेपी के व्यक्ति नहीं थे, शाजिया इल्मी, मयंक गांधी और ऐसे कुछ अन्य कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स जो बिल्कुल शुरुआती के दिनों में थे, जब आंदोलन भी कहीं शुरू नहीं हुआ था। आप उनके मुख से सुनेंगे तो उसमें एक बात निकल के आती है, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार या फंडिंग की बात, बड़ा मार्मिक प्रश्न आपने पूछा है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आप उस तह तक इस मुद्दे में जाना चाहते हैं। एक्चुअली पुष्पेंद्र चौहान ने एक बहुत अच्छी बात बोली उस वेब सीरीज में कि पार्टी बनने से पहले घोटाला, पीसीआरएफ घोटाला इसको बोला जाता है। मीडिया में नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि मीडिया आजकल उठाना नहीं चाहता, क्योंकि सब उनको जो जिस प्रकार से उन पर कृपा दृष्टि होती है बिल्कुल बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं वो चू तक नहीं करेंगे इस मुद्दे पे। लेकिन आप देखिए पीसीआरएफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की संस्था होती थी, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री वाले अभिषेक भी हैं उसमें। उनका नाम मुझे, आई एम मिसिंग हिज नेम, बट ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। एंड ये दोनों व्यक्ति जिनके मैंने नाम दिए, इन्होंने, और साथ में अन्ना हजारे के बारे में भी ये बताया गया उसमें, उस वेब सीरीज में, कि जब फंड इकट्ठा हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पटल पर, और जिसमें किरण बेदी जी ने भी बोला है, तो उसमें जब फंड आ रहा था तो नेचुरली इनके पास बैंक अकाउंट नहीं था। जब बैंक अकाउंट नहीं था तो उसके बाद क्या हुआ कि बात ये उठी रालेगंज सिद्धि में कि ये अमाउंट 3 व्यक्ति, प्रशांत भूषण थे उस मीटिंग में, एंड 2 अन्य व्यक्तियों ने ये कहा कि, आई थिंक एक वॉलंटियर, एक कोर मेंबर ने कहा कि ये फंड 3 लोगों के इन अकाउंट में, मतलब 3 लोग इसको सहमत हो और ये क्या नाम प्रशांत भूषण या किसी और व्यक्ति का अकाउंट में चले जाए, सो दैट वी ट्रैक दिस फंडिंग वेल। तो फर्जीवाल ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी रहने दो, मैं मान जाऊंगा, मतलब समहाउ ये पीसीआरएफ के खाते में जाता रहा। ये उस वेब सीरीज में बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। मैं उन शब्दों को, उन भावनाओं को ला नहीं पा रहा इस वक्त, बट वो अच्छे पीसीआरएफ मतलब जो इनका संगठन था जी, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। जी, इसके जो को फाउंडर्स थे उसमें फर्जीवाल हैं, मनीष सिसोदिया एंड न्यूज लॉन्ड्री वाले अभिषेक शेखरी नाम है उनका शायद, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये 3 हैं, उसके अलावा भी 1-2 लोग थे। तो पीसीआरएफ के खाते में जाता रहा, जबकि रालेगंज सिद्धि में मुद्दा उठाया गया था। एक मौलवी जी ने मुद्दा उठाया था, वो भी कोर मेंबर थे, उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये पैसा किसी ऐसी जगह जाए जहां पे पता हो कि किसके पास जा रहा है। इट इज जस्ट गोइंग टू पर्सनल अकाउंट ऑफ एन एनजीओ जिसके ये एसोसिएट्स है। और पीसीआरएफ घोटाला पहली चीज थी, उसके अकाउंट्स का आज तक किसी को नहीं पता। कमिंग टू इनकी मंशा क्या थी, जैसे जैसे ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन आगे बढ़ता गया, डिविजन्स भी आ गई, अन्ना गुट बन गया एक, या दिल्ली वाला गुट बन गया। उसके बाद थोड़ा सा मंद भी पड़ गया, क्योंकि लोगों को लाम बंद किए रखना आसान नहीं होता। जो मुंबई में हुआ उसके बाद जो अनशन, उसमें ज्यादा भीड़ नहीं आई, तो थोड़ा डिस्करेजमेंट भी हुई। उसके बाद फर्जीवाल ने कहा कि मैं इसको अपने लेवल पे लेता हूं, तो उन्होंने दिल्ली में बैठ गए भूख हड़ताल पर। ये 2012 की बात है, जून में। जी। उसके बाद अन्ना जी भी आ गए रिलक्टेंटली समर्थन देते हुए, और उसके कुछ समय बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टी बनाने में भी अंदर ही अंदर गुप्त खाने कई लोगों से छुपाया गया, जैसे कि संजय सिंह, मनीष और ये युग पुरुष। ये जो फैक्शन था, ये था कि हम पार्टी बनाए, क्योंकि इनकी मंशा थी पावर ग्रैब करने की। लेकिन कुछ लोग थे जैसे मयंक गांधी, कुमार विश्वास, ये लोग
उसके पक्ष में नहीं थे उस वक्त, तो उनसे भी छुप के किया गया। जैसे हिमाचल में एक इनको लगा कि हम कैंडिडेट उतारते हैं, हिमाचल में इलेक्शन होने थे, तो इसमें भूमिका ये बांधी गई जो ये वेब सीरीज में बताया गया, इट्स नॉट फ्रॉम माई माउथ, जी जिसमें ये जी। बताया गया कि मयंक इसको डिटेल्स में बताते हैं कि वहां पे गए तो उसमें बात उठी कि हिमाचल में भाई चुनाव लड़ना है कि हमने पार्टी बनानी है, तो नहीं 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 चुनाव नहीं, अन्ना जी ने कहा कि जाके थोड़ा देखो माहौल कैसा है वहां पे, जनता क्या चाहती है, इस ढंग से उसको मतलब स्वीट कोटिंग की गई। उसी हम्म। प्रकार से आप स्वामी अग्निवेश जी के बयान सुनेंगे उसमें, तो जब ये अन्ना जी भी आंदोलन पे बैठे थे, 13 डेज भूख हड़ताल की बात हो रही थी, शाजिया इल्मी की बातें सुनिए उसमें। शाजिया इल्मी ये चाहते थे, मतलब बात ये उठी कि अन्ना जी को फास्ट पे बैठाए रखो चाहे सेहत का कुछ भी हो, क्योंकि एक ऐसी स्टेज आ गई थी जिसमें अन्ना जी की हालत बिगड़ती गई। जी जी जी। तो उसके बाद ये हुआ कि युक्त वश चाहते थे कि सम हाउ ही शुड कंटिन्यू द फेस्ट, ताकि हम इसका कैपिटलाइज कर सकें इस पे। अरे। इस किस्म की बातें थी। हम्म। और उसके अलावा शाजिया इल्मी को का हाथ झटका युग प्रश्न है कि तू तू साइड पे बैठ जा, मैं इसको संभालता हूँ इस चीज को, इस किस्म की जब बातें बोली गई, तो बड़े अंदर की बातें हैं। ये सब समझ आता है कि इनकी मंशा शुरू से इस किस्म की थी कि हमें पॉलिटिक्स में जाके बस आंदोलन के नाम पे कैपिटलाइज किया जाए, और यही हुआ। वास्तव में आंदोलन के नाम पे जो आंधी निकली उसकी एक बिसात है ये, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। और क्योंकि सोच और चिंतन उस गहराई तक नहीं था, और एक कमिटमेंट नहीं थी अपने आप से और देश के प्रति कि हमने वास्तव में डगमगाना नहीं है, इसलिए सब हुआ। इन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, उनको यूज किया और फिर थ्रो कर दिया। बहुत सारे लोगों को बेइज्जत भी किया, बहुत सारे लोगों को ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि वो खुद ही अलग हो गए। उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है कि एक तमाशा हो, या मैं किसी टेंशन में हूँ घुसूं, या किसी तरह का ऐसा कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाए कि हमारा परिवार ही डिस्टर्ब हो जाए और हम ही डिस्टर्ब हो जाएं। बहुत सारे लोग अलग हो गए। जब ये राजनीति में घुसे, जब इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, उस समय के केजरीवाल और जो शुरू के केजरीवाल थे, उसी में गुणात्मक अंतर दिखाई देने लगा था आप लोगों को? मुझे लगता है कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो इन्होंने एक छद्म भेष धारण किया हुआ था, क्योंकि इनकी मंशा शुरू से क्लियर थी कि हमने लोगों को आने नहीं देना। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसे मनीष वाज वेरी क्लियर कि ये तो देश की प्रॉब्लम है, जो आज समर्थन हमें मिल रहा है, लोग हमारे पीछे, इनकी प्रॉब्लम है, दिस इज नन ऑफ आवर प्रॉब्लम। तो हम अपना एक सोफिस्टिकेटेड एक मेंटेन करें, सोफिस्टिकेटेड नॉट इन द टर्म ऑफ लुकिंग ऑन द सोशल ऑन द मीडिया, कि हम एक अंदर ही अंदर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कमांड और पावर हमारे पास रहे, ये जनता की प्रॉब्लम है। जब 2012 में पहला चुनाव लड़ा जिसमें 28 सीट मिली, आप वहां से देखिए, वहां से आप कैलकुलेटेड वे में देखिए, लोगों को सब समझ नहीं आता था, हमने भी उन चीजों को मतलब फील होता था, लेकिन आप ये देखिए कि 20 जो पहला इलेक्शन जिसमें 28 सीटें मिली थी, किसी पढ़े लिखे लोगों को टिकटें दी इन्होंने? सब सॉरी टू से दिस, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बड़ा चिंतक हो सकता है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति बहुत बड़ा एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत बड़ा चिंतक हो सकता है। लेकिन पढ़ाई, एजुकेशन के साथ एक नॉलेज बेस बढ़ता है, आपका पर्सपेक्टिव मिलता है, आप अच्छे चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। देश बदलाव की बातें, व्यवस्था परिवर्तन, और कैंडिडेट्स जानबूझ के अनपढ़ जो कि उनके चैलेंजर्स मत बने। मैं तो कहता बड़ा कैलकुलेटेड था। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ या कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग अनपढ़ लोग थे जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, थॉट लेवल पे एंड पे कभी चैलेंज मत कर सके। ये तो पहला था। फिर जैसे ही सरकार बनी 48 डेज की, उसमें
जिन 2 पढ़े लिखे लोगों को मिनिस्टर्स बनाया गया, वो नाम आपके सामने ही है, वो 2 ही 2। अगली बार 67 सीटें मिलते ही सबको हटा दिया गया। ये क्या शो करता है? व्हाट डज दिस शो? दिस इज वेरी क्लियर कि इनको पता है कि ये तो एक बाढ़ आई हुई है समर्थन की, लेकिन लेट मी प्ले द इनिंग्स अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। और सभी पढ़े लिखे लोगों को आप उस वक्त एक अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति जो कि एमएलए भी बन चुके आपकी पार्टी का, आप बनाइए उसे ताकि तीव्र दिशा से काम हो। वो मंशा नहीं थी। अब आते हैं बात संगठन लेवल। संगठन लेवल में कापस हेड़ा में जो हुआ, जैसी सत्ता मिली 67 सीटें बेबुनियादी, मैं मानता हूं डिफरेंसेस थे, फैक्शन था, बट ठीक है ना, देश बदलना है तो बहुत लोग चाहिए, बहुत लोग लीडरशिप रोल में आपको चाहिए। अब इनको लगा मैं तो सीएम बन गया, बाकी देश जाए भाड़ में, जबकि देश में विस्तार किया जा सकता था। अच्छा, उससे पहले 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, जो जल्दी में लड़ा गया, लेकिन आप देखिए आइडियलिस्ट लोग, पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट लोगों को टिकटें मिली। पूरे देश में संगठन बन चुका था काइंड ऑफ, लेकिन उसको बैठा दिया गया उस संगठन को, ताकि दिल्ली बस मैं और केंद्र में मत खड़े हो। जबकि आपको दिल्ली का चुनाव लड़ना लड़िए, आपको 67 सीटें भी मिलेंगी, आपको मिलती आपको, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनावों में 2014 के लोकसभा चुनाव में जो संगठन देशव्यापी अपने आप खड़ा हो गया था ऑटोमेटिकली, क्योंकि उस वक्त सिलेक्शन के ज्यादा वो मतलब संगठन था नहीं, टिकटें बांटी गई, तो तब भी उसको डिसमेंटल कर दिया गया अच्छे खासे देशव्यापी। आप उन एक्टिविस्ट को कहते कि आप लोकसभा के प्रत्याशी थे हमारे, अब अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए अगले 5 साल, ये तो कह सकते थे आप, लेकिन नहीं, ताकि मतलब केंद्र बिंदु मत खड़े हो जाए पावर के। ये तो सोच थी, ये सोच थी उनकी। फिर 2015 का इलेक्शन हुआ जिसमें 67 सीटें मिली, बनते ही ये काइंड ऑफ उसमें आ गए, फुल फ्री मोड में आ गए, और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मिनिस्टर तक नहीं बनाया, एंड सारी टिकटें ऐसे लोगों को दी गई थी, अब जनता ने दी थी। उसके बाद तो पैसे और सत्ता से, पैसे से खेल चालू हो गया। सबसे पहले इस पे कुठाराघात कहां किया गया? 67 सीटें मिलने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, बहुत बड़ा मैंडेट, तो जितेंद्र तोमर को सेल्फ डिक्लेरेशन कर दी कि नहीं, इसकी डिग्री तो मैंने चेक की है, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उनके बेसिकली वो था ही नहीं सब देश बदलने की बात। जब पुलिस ने उनको पकड़ा तब उसको पार्टी से हटाया गया, सस्पेंड किया गया, और मिनिस्ट्री से भी तब हटाया गया। यानी कि आप देश बदलने की बातें करते हैं और आप जितेंद्र तोमर की कैंडिडेसी पे, मिनिस्ट्री पे आपने एक्शन तक नहीं लिया, जबकि उनको पहले ही बोलना चाहिए था। आप प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट तो चैलेंज करें आप कि प्रधानमंत्री के शायद ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, लेकिन आपकी सरकार में, नई नवेली सरकार में 67 सीटें मैंडेट के बाद, जब मैंडेट आता है तो आप पे एक जिम्मेदारी आती है, लेकिन उसकी पूरी अवहेलना करते हुए कि नहीं मैंने डिग्री चेक किया, सब ठीक है। कैसे आप चेक कर सकते हैं? उसके बाद जो सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ, 2015 में सरकार आई, जून 2015 आई थिंक, कुछ समय बाद उन्होंने सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो आइडियोलॉजिकल जो पैरालिसिस की इन्होंने, वो थे कि चंदे की लिस्ट को हटा दिया। डोनेशन लिस्ट उन्होंने 2016 में पार्टी की वेबसाइट से हटा दिया। जी। ये 3 बिंदुओं पे आए थे जिसकी वजह से इन्होंने कहा था कि हम अलग किस्म की राजनीति करके दिखाएंगे। भारत मेरी मांग ही नहीं मेरी जिद है, ये स्लोगन आज भी आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पे लिखा है। आज भी शर्म नहीं आती इन लोगों को देश के साथ प्रपंच करते हुए, आज भी लिखा है। और सबसे पहले 2016 में इन्होंने डोनेशन लिस्ट हटाई, यानी कि ट्रांसपेरेंसी का जो प्रिंसिपल, किसी की हत्या की। और उसके बाद जब ये बातें हुई, फिर अन्ना हजारे जी के पास हम गए, फिर हमने चंदावन सत्याग्रह भी शुरू किया, और उसके बाद आप देखते हैं, उसके बाद तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आज राज्यसभा की सीटें बिक रही हैं। तो इन ब्रीफ अगर इसको समाप्त किया जाए तो इनकी मंशा और इनकी काबिलियत और इनकी नैतिकता सभी डाउटफुल। शुरू में इन्होंने एक स्वांग रचा था कि पब्लिक के बीच जाएंगे, सर्वे करेंगे, वो जिसको कहेंगे उसको टिकट देंगे। हाँ, विधानसभा के भी और दूसरे भी। ये अचानक फिर कैसे? और
मुझे तो ये पता लगा बाद में कि वो भी ढोंग था, पाखंड था। सर्वे उर्वे कराया गया होगा, हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, लेकिन एक प्रोपेगेंडा पब्लिक में किया गया सार्वजनिक तौर पर कि हम पब्लिक से पूछ करके उनकी मर्जी के कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन फिर कैंडिडेट अपनी मर्जी से ही इन्होंने तय किए। तो ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, ये आपकी पकड़ में कब आई? आप लोगों को ने कब समझा कि ये बहुत झूठा आदमी है, कहता कुछ है करता कुछ है? ये शुरू से था, शुरू से था। देशभक्ति के भाव में, प्रभाव में सब बहते गए। एक सिंगल प्रिंसिपल की वजह से पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो अट्रैक्ट हुए कि हाँ, ये वास्तव में ये पार्टी कुछ नया करना चाहती है देश के लिए, वो था जैसा आपने अभी इंगित किया कि प्राइमरीज के माध्यम से कैंडिडेट का सिलेक्शन। भारत में आज भी टिकटें ऊपर से थोपी जाती हैं, खासकर वो बिकती हैं, टिकट खरीदी जाती है करोड़ों में, और उसके बाद पार्टी कैंडिडेट प्रत्याशी थोपता है जनता पर, और जनता की मर्जी उसको वोट दे या ना दे। हमने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कैंडिडेट्स हाई कमांड कल्चर को खत्म करेंगे। बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला। अक्सर सोनिया गांधी का नाम लिया जाता था कि ये टिकटें नहीं बांट पाएंगे आगे से, तो हम हाई कमांड कल्चर खत्म करेंगे। प्रत्याशी का चुनाव प्राथमिकी के माध्यम से होगा, वॉलंटियर्स चूज करेंगे और पार्टी के मेंबर्स चूज करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, चंदे की पारदर्शिता। और नंबर 3, हम अपने पे आंतरिक लोकपाल के माध्यम से अपने पे अंकुश रखेंगे। तो लोगों ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही पहला चुनाव हमें लड़ा 2012-13 में, उससे पहले भी इंटरनल सर्वे जो निकाले गए, जिसमें कि 48% लोग ये बोलते हैं ये कैंडिडेट जीत रहे, सब परपंच था। इसमें समहाउ योगेंद्र यादव जी की, आज वो भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, उन्होंने गलत किया। उनकी जो सिफोलॉजिस्ट की जो छवि थी, उसको इन्होंने भुनाया। और जैसा मैंने कहा कि हम काफी लोग दोषी हैं इस सब चीजों को सहते हुए, लेकिन तब बातें अंदर उठती भी थी ओंकार जी। तो क्या होता था कि लोग कहते बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा ध्येय है, अपना देश बदलना है, छोटी मोटी बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये कहते कहते काफी लोगों को चुप करवा दिया जाता था। और सबसे बड़ी जो तिकड़मी बाजी थे, वो शुरू से अंदर थे बैठे हुए। वो अंदर की मीटिंग्स में वो बैठते थे, बाहर एक्टिविस्ट लोग देश बदलने की जो ज्वाला लिए हुए हैं, वो बेचारे बैठे होते थे। अंदर मीटिंग्स में डिसीजन किसके होते थे? आशीष तलवार, संजय सिंह, फर्जीवाल, मनीष सिसोदिया, ये थे। और कुछ साथी भी थे जी। आशीष तो कांग्रेस से आए थे, आशीष तलवार तो कांग्रेस से आए थे, और ऐसे बहुत सारे लोग थे जो शायद कांग्रेस के लिए काम करते थे और अरविंद केजरीवाल के लिए भी काम करते थे, जिनकी शिनाख्त बाद में हुई जी। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि अब एक एक करके इनके बहुत सारे साथी अलग अलग धाराओं में, अलग अलग अपराधों में बुक हुए, बहुत सारे गिरफ्तार भी हुए, और अल्टीमेटली इनके दो बहुत खासम खास, सत्येंद्र जैन 30 मई को गिरफ्तार हुए। 15-16 का एक पुराना केस है, हवाला के जरिए कलकत्ता से दिल्ली पैसा मंगाना, उसको फिर उससे ज़मीनें खरीदना, पुराना मामला। लेकिन ईडी ने गिरफ्तार किया और आज तक जमानत नहीं मिली है, जबकि ये कहते थे कि साहब चूंकि वो बहुत शानदार काम कर रहे थे एज हेल्थ मिनिस्टर, इसलिए मोदी जी ने उसको गिरफ्तार करा दिया। एक दूसरा इनका खासम खास मनीष सिसोदिया, शायद उसी के कंधे पर ये सिर रख करके ये दोनों आपस में रोते भी होंगे, या जो खुशियां मिलती हैं वो बांटते भी होंगे, जश्न भी मनाते होंगे। दोनों गिरफ्तार होना। अभी मनीष सिसोदिया कस्टडी में है, जाएंगे तो जेल ही, उनको जमानत तो मिलने वाली नहीं है, जितने गंभीर एलिगेशन है। ऐसे में मीडिया के सामने खड़े होकर के ये कहना कि ये भ्रष्टाचार का केस है ही नहीं, ये आबकारी नीति में किसी तरह के गुलगपाड़े का मामला नहीं है, ये तो चूंकि एजुकेशन मिनिस्टर बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, तो इनको भी सत्येंद्र जैन की तरह मोदी जी ने काम नहीं करने दिया और गिरफ्तार करवा दिया।
ये जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है और एलिगेशन है कुछ, आप मीडिया में बैठ कर के प्रचारित कर रहे हैं कुछ। जिस दिन ये सीबीआई की इंट्रोगेशन के लिए जा रहे थे और जुलूस निकाला जा रहा था, हीरो की तरह ले जाया जा रहा था, उस समय भी जो प्ले कार्ड मीडिया की पकड़ में आए हैं या इन्होंने लहराए, उसमें लिखा था शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। ये राजघाट से निकलने के बाद बच्चियों को, छात्राओं को संबोधित कर रहे हैं। इनको तो बेवड़ों को संबोधित करना चाहिए था कि भाई जेल में भी बैठ करके मैं आपकी चिंता करूंगा, खूब पीना, एक एक दो दो बोतल पीना, रात को 3 बजे तक पीना। मतलब ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना कि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अच्छा काम कर रहे थे इसलिए गिरफ्तार हुए, ना कि ये कि शराब मंत्री के नाते उन्होंने नई पॉलिसी बनाई, कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, उसमें हमने सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया, जिसके प्रमाण अब सीबीआई के पास हैं। तो ये अभी भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ऑडेसिटी देखिए आप, ऑडेसिटी कि आप शराब घोटाले में एक्यूज्ड हैं, सीबीआई के हेडक्वार्टर पे जाना है आपको दूसरी पूछताछ के लिए, एंड आप जा खा रहे हैं पहले, उससे पहले गांधी समाधि। इससे बड़ी बेशर्मी की बात हो ही नहीं सकती। निम्नतम किस्म की जो ये सोच ये है, उसके बाद पब्लिक रैली, जैसा आपने कहा कि शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। अब ओंकार जी बात क्या है कि अब पैसा है, जैसा मैंने कहा कि पॉलिटिक्स इज एन एंटरप्राइज। हम सब जनता तो बेसिकली मूक दर्शक है। ये बहुत बड़े गैंगस्टर्स हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग। इनके पास 20-30 करोड़। भारत की जनता कई बार देखते हैं आपस में कि एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति किस ढंग से अपनी फैमिली को पालने के लिए स्ट्रगल करता है। पुअर तो है ही, पुअर व्यक्ति तो स्ट्रगल करता ही है, इवन लोअर मिडिल क्लास। हम 5-5, 10-10 रुपए की चिंता करते हैं कि 5 रुपए सस्ती चीज मिल जाए, इतना हम ध्यान देते हैं। इनके पास करोड़ों रुपए तो ऐसे आते जाते हैं इनके पास। अब इनको चिंता किस बात की है? सब ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोसेशन निकाल देते हैं। आप उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले गांधी समाधि पे, वो भी शराब के मामले को लेकर, उसके बाद प्रोसेशन चला जाए। किस बात का प्रोसेशन जाए आपका? ये किस किस्म की राजनीति हम करने आए थे? मुलायम, लालू, मायावती, ममता बनर्जी और कुछ हद तक बीजेपी, अगर ये ऐसी पॉलिटिक्स करते तो समझ आता है कि चलो ठीक है, ये लोग सत्ता सुख भोगने के लिए आए हुए। लेकिन हम लोगों को किस बात के लिए धोखे में किया आपने? कसमें वादे किए गए, बच्चों की कसम खाई गई, कुर्ता आप शर्ट बाहर निकाल के चल रहे हैं आप, और चप्पल पहन के। बोले किस किस्म के छल की आवश्यकता क्या है यार? सीधा बोल दो कि ठीक है, मैंने अब ये बनना है, मुझे पावर का भूख है, बोल दीजिए सीधा, सीटें मिल जाती है आपको कुछ तो तब भी। अब तो पैसों का खेल है। अब इस वक्त एक्चुअली क्या है कि जो आपने एग्जाम्पल्स दिए, आपने इतनी सुंदर व्याख्या की है, उसके बाद शब्द भी नहीं है। बेसिकली इस वक्त हम लोग में जनता तो विवश है। आगे क्या देख रहे हैं? मेरे साथ जाने माने राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक विजय सरदाना जुड़ते हैं अक्सर, और सरदाना जी का कहना ये है कि जो नई आबकारी नीति बनी थी और जो वापस ली गई बाद में जब सीबीआई जांच के आदेश हो गए, तो वो नीति आबकारी मंत्री ने अपने मन से तो बनाई नहीं होगी। बिना चीफ मिनिस्टर की कंसल्ट के, बिना उनकी सहमति के वो आबकारी नीति बन नहीं सकती है, घोषित नहीं हो सकती है, लागू नहीं हो सकती है, और बिना मुख्यमंत्री की सहमति के उसको वापस भी नहीं लिया जा सकता है। वो मुख्यमंत्री की उसमें सहमति ली गई होगी। मुनीष जी, हम जानते हैं कि इन्होंने कोई भी विभाग क्यों नहीं लिया, किसी भी फाइल पर सिग्नेचर क्यों नहीं किए, पर क्या कोई भी कार्रवाई, कोई भी नीतिगत फैसला लेने के समय जो एक इनकी भागीदारी है, साझेदारी है, जो इनसे विमर्श है, ये उससे बच सकते हैं? और क्या देर सवेर इनकी जवाबदारी, इनकी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगी, फिक्स नहीं करेंगी एजेंसियां? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिप्टी सीएम
उप मुख्यमंत्री इनसे विचार विमर्श किए बिना ये सब डिसीजन लिए। भले कागजी कार्रवाई में आपका नाम न हो, लेकिन आप उत्तरदायित्व से बच नहीं सकते। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इनको बेसिकली नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके 2 मिनिस्टर्स जेल में हैं। आप पराकाष्ठा देखिए कि एक जो पहले मिनिस्टर जेल में गए, हेल्थ मिनिस्टर, वो तो पिछले 10 महीने से जेल में बैठे हुए हैं एज ए मिनिस्टर, इस्तीफा ही नहीं दिया गया। आप क्या मापदंड या क्या जनता के सामने संदेश देना चाहते हैं? जब बिजली दूसरे मंत्री पर गिरी, उसके बाद आपने जाके दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। और उसमें भी मनीष सिसोदिया के आप देखिए, वो जो चिट्ठी उन्होंने पब्लिक की, मीडिया में रिलीज की इस्तीफे के साथ, इस्तीफा पत्र अपना कहिए, त्याग पत्र, उसमें सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनको तो झूठे मारने चाहिए, इनको पकड़ के। ये शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का नाम तो ऐसे ही ले लेते हैं ये लोग, इतने गिरे हुए लोग हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल एक कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं कि इनको जिस किस्म का धुतकार मिलना चाहिए, इनको तो जूते मारने चाहिए जनता द्वारा, क्योंकि इन्होंने पूरे देश में एक गंदगी वाला माहौल पैदा किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी करती हैं, लेकिन आंदोलन की आड़ में जिस ढंग से इन्होंने एक नैतिकता की हत्या की है और साथ में जिस प्रकार से एक आस्था की हत्या की है, इसके लिए बहुत बड़े कल्प्रिट है ये। और बेशर्मी की भी हद है इनकी कि किस प्रकार से ये इस किस्म की बातें अभी भी बोलते हैं। आपने पूछा कि आगे भविष्य क्या है। मुझे लगता है कि इसमें इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा लेसन देश को सिखाया, अलॉन्ग विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टियां बीमारी हैं, दे आर लाइक दैत्य हैं, ये लोग मॉन्स्टर्स हैं। ये लोग बीमारी, लोकतंत्र पे इस ढंग का, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, इस ढंग से इन्होंने कब्जा किया हुआ कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे देश में, जनता के रिफॉर्म्स, जनता वास्तव में इस वक्त इलेक्टोरल माहौल में, फेस्टिवल में जस्ट एक हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक आपको इस किस्म के रिफॉर्म्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि नोटा को प्रत्याशी घोषित किया जाए, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ते हैं तो इलेक्शन फिर से हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ताकि जो पूरे 5 साल जिस ढंग से हमें बिल्कुल इलेक्शंस में बेसिकली बेवकूफ बनाते रहते हैं। थर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल राइट टू रिकॉल, ठीक है, बड़े नोट बंद कर दिए जाए, पंचायतों तक स्वायत्तकरण किया जाए इस ढंग का कि सीधा उनको अनटाइड फंडिंग मिले, एक परसेंटेज की, एक बजट का एक पर्टिकुलर हिस्से की 7-8%, ताकि वो अपने ग्रामीण विकास खुद कर सके। यानी कि ये जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे, ये रिफॉर्म्स विधानसभाएं और पार्लियामेंट में नहीं देने वाली। बिल्कुल सही कहा आपने, और इतना समय आपने निकाला एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुनीश रायजादा उन लोगों में से हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट शुरू किया गया था अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उस समय के इनके संघर्ष के साथी हैं, और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं कि शुरू में किस तरह की बातें करते थे और बाद में ये क्या निकले हैं। यह सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे। मुनीश जी से भी कुछ और मुद्दों पर अगले शो में किसी में बात करेंगे और कुछ और साथियों को जोड़ेंगे जो इनके शुरू के साथी थे। मुनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।